नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल अरुण बायो क्लासेस में। आज हम ह्यूमन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के अंतर्गत ह्यूमन ब्लड ग्रुप के बारे में, रक्त समूह के बारे में अध्ययन करेंगे। ब्लड ग्रुप कितने प्रकार का है इसके बारे में अध्ययन करेंगे। इसके बाद में जो ह्यूमन आरबीसी जो है, रक्ताणु है, आरबीसी रेड ब्लड कार्पल्स है, उसके ऊपर एक दूसरा एंटीजन भी मिलता है, आरएच एंटीजन। इसके बारे में भी अध्ययन करेंगे कि ये क्या है आरएच एंटीजन। सबसे पहले हम चलते हैं ब्लड ग्रुप की ओर, रक्त समूह की ओर। तो ध्यान दीजिएगा, रक्त समूह सभी मनुष्यों में रुधिर एक समान नहीं पाया जाता। सभी मनुष्यों के अंदर रुधिर एक समान नहीं मिलता। सभी का रुधिर अलग अलग होता है, सबका अलग अलग होता है। हालांकि एक जैसा ब्लड ग्रुप सेम व्यक्ति के अंदर कई मिल सकता है, लेकिन फिर भी व्यक्तियों के अंदर भिन्न भिन्न प्रकार के रक्त समूह पाए जाते हैं। मुख्य रूप से 4 प्रकार के रक्त समूह होते हैं। तो इस भिन्नता के प्रकार पर ही, इस भिन्नता के आधार पर ही रक्त समूह के प्रकार बांटे गए हैं। और ये भिन्नता क्यों होती है? क्योंकि रक्ताणु यानी कि आरबीसी, रक्ताणु, एरिथ्रोसाइट्स या आरबीसी या रेड ब्लड कार्पल्स की सतह पर जो रक्ताणु कोशिकाएं होती है, उनकी सतह के ऊपर एंटीजन पाए जाते हैं। इन एंटीजन के आधार पर ब्लड ग्रुप बनता है। ये एंटीजन 2 प्रकार की होती हैं। एक होती है ब्लड ग्रुप की एंटीजन और एक होती है आरएच एंटीजन। जो ब्लड ग्रुप की एंटीजन होती है उसे एबीओ एंटीजन बोलते हैं। एबीओ एंटीजन, एबीओ रक्त समूह भी इसी प्रकार से बने होते हैं। एंटीजन जिसको एग्लूटिनोजन भी कहते हैं, एग्लूटिनोजन या एंटीजन, एग्लूटिनोजन ऐसे पदार्थ होते हैं जो एंटीबॉडी यानी कि एग्लूटिनिन का निर्माण करते हैं। एंटीजन, शरीर के अंदर कोई भी एंटीजन या एग्लूटिनोजन, एंटीजन या एग्लूटिनोजन ऐसे पदार्थ है जिसके खिलाफ हमारा शरीर एंटीबॉडी क्रिएट करता है, एंटीबॉडी फॉर्मेट करता है, बनाता है, फॉर्मेशन होता है एंटीबॉडी का, या अपन यूं कहें एग्लूटिनिन का निर्माण करता है। तो ये एंटीजन और एंटीबॉडी जो है वो एंटीजन एंटीबॉडी दोनों एक दूसरे के विपरीत होती हैं। इस विपरीत होने के कारण ही मनुष्य का एक दूसरे से ब्लड ग्रुप मैच नहीं कर पाता है। जो कि सेम ब्लड ग्रुप होगा वही मैच करता है। तो इस प्रकार से हमारे शरीर के अंदर 2 प्रकार के तंत्र मिलते हैं। एक होता है ब्लड ग्रुप के लिए एबीओ तंत्र और एक होता है आरएच कारक के लिए आरएच तंत्र। सबसे पहले हम चलते हैं एबीओ तंत्र की ओर, यानी ब्लड ग्रुप के तंत्र की ओर। तो एबीओ तंत्र में 2 प्रकार की एंटीजन, एबीओ तंत्र में 2 प्रकार की एंटीजन होती हैं। 2 प्रकार की एंटीजन, एक एंटीजन को कहते हैं ए एंटीजन और दूसरा होता है बी एंटीजन। इस एंटीजन की खोज लैंडस्टीनर ने 1900 में की थी। यानी एबीओ तंत्र जो है, एबीओ सिस्टम है, इस सिस्टम की खोज लैंडस्टीनर ने 1900 ईस्वी के अंदर 19 ईस्वी उसके अंदर इसकी खोज की गई थी। इसके अनुसार एंटीजन ए और एंटीजन बी, हम ध्यान से और आराम से देखिए, एंटीजन ए और दूसरा एंटीजन बी। एंटीजन ए और एंटीजन बी 2 प्रकार की एंटीजन रक्ताणु कोशिकाओं पर अर्थात आरबीसी की कोशिकाओं के ऊपर पाई जाती है। आरबीसी की सतह के ऊपर 2 प्रकार की एंटीजन मिलती है, एक एंटीजन ए और एक एंटीजन बी। अब आप ध्यान दीजिएगा कि इनकी एंटीबॉडी कौन सी होती है और कहां उपस्थित होती है। देखिए, ये अपने शरीर की ब्लड वेसल्स या रुधिर वाहिनी जिसके अंदर रक्त बहता है। इस रक्त के अंदर जो तरल भाग होता है रक्त का, लिक्विड पार्ट होता है रक्त का, उसकी बात करें अपन तो वो होता है इसके बाहर पूरे में लिक्विड पार्ट होता है। इस लिक्विड पार्ट के अंदर ही रक्ताणु कोशिकाएं अर्थात आरबीसी कणिकाएं या लाल रुधिर कणिकाएं आरबीसी इसके अंदर मौजूद होती है। ध्यान से देखिएगा, ब्लड वेसल्स रुधिर वाहिनियों के अंदर जो रक्त होता है उस रक्त में आरबीसी कणिकाएं पाई जाती हैं, रक्ताणु पाए जाते हैं, आरबीसी पाए जाते हैं। इन रक्ताणु कोशिकाओं की सतह पर एंटीजन उपस्थित होते हैं। ब्लड की जो एंटीजन होती है, ब्लड ग्रुप की जो एंटीजन होती है, वो एंटीजन रक्ताणु कोशिकाओं पर पाई जाती है। रक्ताणु कोशिकाओं की सतह पर जो सतह है, इन सतह पर आरबीसी की सतह पर एंटीजन मिलती हैं। इस प्रकार से चिपकी हुई सतह पर एंटीजन कैसे पाई जाती है? तो देखिए, मान लीजिए अगर ब्लड ग्रुप ए है, क्या है? ब्लड ग्रुप हमारा ए है,
यानी कि बी जी ब्लड ग्रुप ए है, तो ए ब्लड ग्रुप की एंटीजन कहां मिलेंगी? आरबीसी की सतह पर, यहां पर मिलेंगी। आरबीसी सतह पर एंटीजन ए पाई जाएगी, इसे कहेंगे हम एंटीजन ए। इस एंटीजन ए के, ये रक्ताणु सतह पर एंटीजन ए, और जो प्लाज्मा है, अब ध्यान दीजिएगा, जो प्लाज्मा है ब्लड का लिक्विड पार्ट है, उस प्लाज्मा के अंदर जो एंटीबॉडी मिलेगी वो मिलेगी बी। हम एंटीबॉडी को शॉर्ट में दिखा रहे हैं स्मॉल लेटर में, यानी एंटीबॉडी बी मिलेगी, इसे एंटी बी भी कहते हैं। तो रक्ताणु की कोशिका पर, रक्ताणु की सतह पर, रक्ताणु जो है यानी ब्लड, रेड ब्लड कार्पल्स है, उसकी सरफेस पर एंटीजन ए मिलेगी, जबकि उसकी प्रतिरक्षी, उसके खिलाफ एंटीबॉडी जो होगी वो उसके विरुद्ध नहीं होगी, वो बी के ब्लड ग्रुप के विरुद्ध होगी। तो बी एंटीबॉडी ए एंटीजन के साथ मिलेगी। ए एंटीजन अगर आरबी सतह पर होगा तो एंटीबॉडी मिलेगी बी। अब देखिए, अगर ब्लड ग्रुप है बी, अगर ब्लड ग्रुप हम लेते हैं बी ब्लड ग्रुप, तो बी ब्लड ग्रुप होगा तो यहां पर एंटीजन जो मिलेगी, बी एंटीजन मिलेगी, वो आरबीसी सतह पर पाई जाएगी। आरबीसी की सरफेस पर, यानी कि रक्ताणु की सरफेस पर जो एंटीजन मिलेगी वो बी होगी, और प्लाज्मा में, उसके लिक्विड पार्ट में, प्लाज्मा में जो एंटीबॉडी होगी वो मिलेगी ए एंटीबॉडी, सॉरी शॉर्ट में लिखेंगे हम इसको स्मॉल लेटर में, ए एंटीबॉडी। तो बी रुधिर के अंदर, बी ब्लड ग्रुप वाले रुधिर में उसके रक्ताणु कोशिकाओं पर, यानी रेड ब्लड कार्पल्स की सरफेस पर एंटीजन बी मिलेगी, जबकि प्लाज्मा में एंटीबॉडी ए मिलेगी। अब इसका अर्थ क्या है? एंटीबॉडी ए मिलने का मतलब है कि ये एंटीबॉडी ए ब्लड ग्रुप के खिलाफ है, अगेंस्ट है, ए ब्लड ग्रुप के विरुद्ध है। जो ए ब्लड ग्रुप है उसके विरुद्ध इसके अंदर एंटीबॉडी है। ऐसे व्यक्ति को अगर मैच करके ब्लड ग्रुप नहीं दिया जाए, उसे मैच करके ब्लड नहीं दिया गया, जैसे कि ब्लड ग्रुप बी है और उस व्यक्ति को हमने ए ब्लड ग्रुप दे दिया, ए ब्लड ग्रुप वाला ब्लड इस व्यक्ति को दे दिया गया, तो क्या होगा इसके अंदर? इस ए ब्लड ग्रुप के खिलाफ क्या है? एंटीबॉडी है। यहां पर ये क्या है? एंटीबॉडी है, ये एंटीबॉडी, ये ए ब्लड ग्रुप के खिलाफ एंटीबॉडी है। जैसे ही ए ब्लड ग्रुप इस शरीर में इंजेक्ट करेगा, ये एंटीबॉडी एंटीजन प्रतिक्रिया होगी, इंटरेक्शन होगा, प्रतिक्रिया होगी, और इस प्रतिक्रिया के कारण से यह जो ब्लड है, जो ब्लड दिया गया है या उसके शरीर का जो ब्लड है, वो ब्लड आश्लेषण, समूहन या एग्लूटिनेशन, यानी समूहन, एग्लूटिनेशन की प्रक्रिया हो जाएगी। आश्लेषण या समूहन, ग्रुपिंग, अर्थात उसके ब्लड की कोशिकाएं आपस में पास आ जाएंगी, गुच्छन हो जाएगा, एग्लूटिनेशन हो जाएगा, और इस एग्लूटिनेशन के कारण से वो रक्त उसी ब्लड वेसल्स में, उस व्यक्ति के शरीर में जम जाएगा, जिससे व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है। तो विपरीत ब्लड अगर व्यक्ति को इंजेक्ट करा दिया जाता है, बिना ब्लड ग्रुप मैच किए अगर करा दिया जाता है, तो व्यक्ति की मृत्यु आश्लेषण या समूहन या गुच्छन या एग्लूटिनेशन की प्रक्रिया के कारण से होती है। ध्यान दीजिएगा फिर से कि ए ब्लड ग्रुप अगर होगा, यहां पर ब्लड ग्रुप ए है, तो उसकी एंटीजन मिलेगी बी एंटीबॉडी मिलेगी। अगर ब्लड ग्रुप बी है, तो ब्लड ग्रुप ये बी है, तो एंटीजन एंटीबॉडी मिलेगी ए। अगर किसी व्यक्ति को विपरीत समूह का रक्त दे दिया जाता है, तो उसकी एंटीजन एंटीबॉडी प्रतिक्रिया के कारण, एंटीजन एंटीबॉडी प्रतिक्रिया के कारण उसके रक्त कोशिकाओं में आपस में आश्लेषण, समूहन या गुच्छन या एग्लूटिनेशन की प्रक्रिया होती है। एग्लूटिनेशन के कारण रक्त जो है गाढ़ा हो जाता है, जम जाता है, ऐसे के अंदर व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है। तो जब भी रख दिया जाता है तो व्यक्ति को उसके ब्लड ग्रुप की पहचान कर लेनी चाहिए या ब्लड ग्रुप मैच कर लेना चाहिए। अगर विपरीत समूह का ब्लड ग्रुप देते हैं तो आपस में सारी रक्त कणिकाएं आपस में चिपक जाती हैं, गुच्छन कर लेती हैं, आश्लेषण कर लेती हैं, रक्त जम जाता है और व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है। तो इस प्रकार से एंटीजन एंटीबॉडी शरीर के अंदर उपस्थित होती हैं। अब अपन एक बार तालिका के माध्यम से और भी अच्छे से समझते हैं इसको। ध्यान दीजिएगा। हाँ भाई, एक बात और देखना, अगर एबीओ, हमने एबीओ तंत्र बताया था, अगर ब्लड ग्रुप क्या हो ओ, तो ओ ब्लड ग्रुप यानी कि एक प्रकार का जीरो है, एक प्रकार से जीरो, यानी एंटीजन कुछ भी नहीं मिल रहा, एंटीजन कुछ नहीं मिल रहा।
इस पे एंटीजन, कोई भी एंटीजन नहीं होता, ओ ब्लड ग्रुप की कोई एंटीजन नहीं होती। हम एक प्रकार से क्रॉस भी लगा सकते हैं, ये देखिए एंटीजन नहीं होती। लेकिन प्लाज्मा में एंटीबॉडी दोनों होती हैं, ए और बी दोनों एंटीबॉडी मौजूद होती हैं। एंटीजन होती ही नहीं है, यानी ओ ब्लड ग्रुप आप किसी को भी दीजिए, एंटीजन ही नहीं है तो ये एंटीबॉडी किसे मारेगी फिर? इसलिए ये एंटीबॉडी एंटीजन नहीं होने के कारण से उसका आश्लेषण या समूहन नहीं करती है, जिस कारण से यह ओ जो ब्लड ग्रुप है एक प्रकार का सार्वत्रिक दाता कहलाता है, यूनिवर्सल डोनर कहलाता है। तो ओ पर किसी प्रकार की एंटीजन नहीं मिलती, लेकिन उसके ब्लड में ओ ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति में एंटीजन उसकी आरबीसी पर कोई नहीं मिलती, प्रतिरक्षी कोई नहीं मिलती, लेकिन प्रतिजन कोई नहीं मिलता, प्रतिरक्षी उसके में ए और बी दोनों मौजूद होती है, एंटीबॉडी ए और बी दोनों। इस कारण से इस सार्वत्रिक दाता ये ओ ब्लड ग्रुप अगर किसी को भी दिया जाए, एंटीजन तो है ही नहीं, एंटीजन के खिलाफ ही एंटीबॉडी कार्य करती हैं। जब एंटीजन है ही नहीं तो एंटीबॉडी प्रतिक्रिया किसके साथ करेंगी? ऐसे के अंदर उस ब्लड ग्रुप को, ओ ब्लड ग्रुप को सभी प्रकार के ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति एक्सेप्ट या स्वीकार कर लेते हैं। अब हम देखते हैं ए बी ब्लड ग्रुप की बात करें, ब्लड ग्रुप ए और बी की। तो देखिए ए बी ब्लड ग्रुप अपने का ये अपनी आरबीसी कणिका है, यानी कि रक्ताणु है। इसके ऊपर ए एंटीजन भी है और बी एंटीजन भी है, ए और बी दोनों मौजूद हैं। ए एंटीजन और बी एंटीजन प्रतिरक्षी दोनों है, प्रतिजन यानी एंटीजन दोनों पाई जाती हैं, लेकिन इसमें एंटीबॉडी नहीं पाई जाती, एंटीबॉडी कोई भी नहीं मिलती, प्लाज्मा में एंटीबॉडी नहीं मिलती, अनुपस्थित होती, अब्सेंट होती है। तो देखिए जब ब्लड ग्रुप ए था तो एंटीजन बी मिल रही थी, जब ब्लड ग्रुप बी था तो एंटीबॉडी ए मिल रही थी, लेकिन ए और बी दोनों होते हैं तो एंटीबॉडी कोई भी नहीं मिलती, क्योंकि ए के विरुद्ध भी नहीं मिलती, ए नहीं मिलती, बी के विरुद्ध बी नहीं मिलती, बी के विरुद्ध ए मिलती, ए के विरुद्ध बी मिलती, उल्टा मिलता है, ए बी के खिलाफ कोई भी एंटीबॉडी नहीं होती। इस कारण से इसके अंदर एंटीबॉडी अब्सेंट होने के कारण से ये एंटीजन तो इसमें है, अर्थात ए बी ब्लड ग्रुप को केवल ए बी वाला व्यक्ति ही ले सकता है। ए बी वाले व्यक्ति ए बी जो ब्लड ग्रुप का व्यक्ति हो ए बी ब्लड ग्रुप ही ग्रहण कर सकता है। तो ए बी ब्लड ग्रुप सार्वत्रिक ग्राही है, सार्वत्रिक ए बी ब्लड ग्रुप सभी का रक्त ग्रहण कर सकता है, लेकिन ए बी ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति सिर्फ ए बी को ही रक्त दे सकता है। देने को सिर्फ ए बी को ही रक्त देगा, ग्रहण सभी से कर सकता है, क्योंकि अगर ए से ग्रहण करेगा तो इसके शरीर में कोई एंटीबॉडी नहीं है, बी से ग्रहण करेगा तो भी एंटीबॉडी नहीं है, और ओ का तो कोई सवाल नहीं है, ओ में तो एंटीजन ही नहीं है, ओ में कोई एंटीजन ही नहीं है, वो तो सार्वत्रिक दाता है। इस प्रकार से ए बी ब्लड ग्रुप वाले जो व्यक्ति होते हैं वो सभी प्रकार का रक्त ग्रहण कर सकते हैं, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ दे सकते हैं, ए बी को दे सकते हैं। ए बी जो ब्लड ग्रुप है उसी को रक्त दे सकते हैं, ए बी वाला ए बी को ही रक्त दे सकता है, ए बी वाला किसी का भी रक्त ग्रहण कर सकता है। इस प्रकार सार्वत्रिक ग्राही होता है। तालिका के माध्यम से आप और समझिएगा। सबसे पहले है रक्त समूह ओ, सार्वत्रिक दाता रक्त समूह ओ। एंटीजन इसमें नहीं पाई जाती, यानी कि रक्ताणु की सतह पर, आरबीसी की सतह के ऊपर कोई भी एंटीजन नहीं मिलती। जब एंटीजन नहीं मिलती तो एंटीबॉडी का कोई प्रतिक्रिया होने का सवाल नहीं होता। इसमें एंटीबॉडी दोनों मिलती है, ए और बी, लेकिन ये एंटीबॉडी किसी पर कार्य करे तब ना, क्योंकि एंटीजन तो है ही नहीं, तो नहीं होता। इस प्रकार से यह निम्न को रक्त दे सकता है, किस किस को? सार्वत्रिक दाता है। चार प्रकार के समूह होते हैं, ए बी ओ, चारों को ही रक्त ये दे सकता है। निम्न से रक्त ले सकता है, ये सिर्फ किससे रक्त लेगा? ओ से रक्त लेगा। ग्रहण किससे करेगा? सिर्फ ओ वाले व्यक्ति को ओ ब्लड ग्रुप ही एक्सेप्ट होगा, वो अपना ओ का ही रक्त ग्रहण कर सकता है। निम्न से रक्त ले सकता है, ओ का ही रक्त देगा। अपने इंडिया में ओ ब्लड ग्रुप की जो परसेंटेज मिलती है व्यक्तियों में, वो मिलती है 34.5%, अर्थात इंडिया में 34.5% लोग ऐसे हैं जो ओ रुधिर वर्ग के हैं। अगला है रुधिर समूह ए, ब्लड ग्रुप ए। ब्लड ग्रुप ए में प्रतिजन एंटीबॉडी ए होगा, एंटीजन ए होगा, एंटीबॉडी उसके विपरीत बी होगी। प्लाज्मा के अंदर यानी बी ब्लड ग्रुप को स्वीकार नहीं किया जाएगा, ए को कर लिया जाएगा। बी के विरुद्ध एंटीबॉडी है ये।
बी के लिए बी की वैल्यू, तो यहां पर निम्न को रख दे सकता है। ए ब्लड ग्रुप किसको रख दे सकता है, ए को तो देगा ही और ए बी को भी दे सकता है, ठीक है। ले भी सकता है ओ से और के से, क्योंकि ओ सार्वत्रिक दाता है, कोई एंटीजन नहीं है, और ए इसके समूह की एंटीजन है, इसलिए ए का तो ले सकता है। इंडिया में जो परसेंटेज मिलता है मनुष्यों में, भारतीयों में, वो मिलता है 23.5% लोगों में, लगभग 23.5% लोग जो है वो ए ब्लड ग्रुप के होते हैं। फिर आता है बी ब्लड ग्रुप के जो है, इसे एंटीजन क्या होगा बी और एंटीबॉडी होगी ए, अर्थात ए ब्लड ग्रुप स्वीकार नहीं किया जाएगा क्योंकि एंटीबॉडी ए के विरुद्ध है। बी प्रतिजन में बी ब्लड ग्रुप में ए एंटीबॉडी होगी। किससे रक्त दे सकता है, किससे रक्त ये दे सकता है, बी को दे सकता है, बी वाला बी को दे सकता है और ए बी को दे सकता है क्योंकि बी इसके साथ भी मैच कर रहा है। ये ले किसे सकता है, ओ से और बी से। ओ क्योंकि सार्वत्रिक दाता है, एंटीजन कोई है नहीं, तो ये बी वाला ओ ब्लड ग्रुप ग्रहण कर लेगा और बी तो ग्रहण करेगा क्योंकि इसके सेम एंटीजन है। इसका परसेंटेज भी इंडिया में, भारतीयों में, इंडियंस में 34.5% मिलता है। इसके बाद आता है ए बी, जिसको सार्वत्रिकग्राही यूनिवर्सल एक्सेप्टर कहते हैं, सार्वत्रिकग्राही कहते हैं। इसके अंदर एंटीजन जो होती हैं ए और बी दोनों होती है, यहाँ पर भी ए बी का बना हुआ है। एंटीजन जो है ए और बी दोनों होती है, लेकिन एंटीबॉडी कोई भी नहीं पाई जाती। ये सिर्फ और सिर्फ ए बी को ही रक्त दे सकता है, ए बी ब्लड ग्रुप वाला ए बी को ही रक्त दे सकता है, और ये ले किससे सकता है, सभी से ग्रहण कर सकता है, क्योंकि ए है वो भी मैच कर रहा है, बी भी मैच कर रहा है, ए भी तो स्वयं है ही, और ओ जो है वो तो एंटीजन वाला है ही नहीं, इसलिए चारों प्रकार के ब्लड ग्रुप से जो है रक्त ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति से रक्त ले सकता है। भारतीय में इसका परसेंटेज बहुत कम 7.5% मिलता है, 7.5% ही रक्त समूह जो है वो ए बी मिलता है। आता है ओ ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति जो है वो, अगर ओ ब्लड ग्रुप वाले व्यक्तियों को जब ब्लड की आवश्यकता होती है तो वो ओ रक्त समूह का ही रक्त तलाशते हैं। ओ रक्त समूह का जो परसेंटेज है वो 34.5 है, अर्थात उन्हें मिल भी जाता है। लेकिन ए बी ब्लड ग्रुप वाले को सबसे अधिक दिक्कत होती है, क्योंकि ए बी ब्लड ग्रुप जो है वो जो रक्त वो दे रहा है, अगर कोई ए बी का है तो उसको ए बी ब्लड ग्रुप को सबका ग्रहण कर रहा है, लेकिन अगर उसे देना हो किसी को तो वो सिर्फ ए बी को ही दे सकता है। 7.5% इसकी मात्रा जो है, लगभग जो परसेंटेज है इंडियंस में 7.5% मिलती है। ये था हमारा रक्त समूह का टॉपिक। इसके बाद में देखिए रक्त समूह के अंदर एक बात ध्यान देंगे, सार्वत्रिक दाता ओ और सार्वत्रिकग्राही ए, यूनिवर्सल डोनर और यूनिवर्सल एक्सेप्टर। डोनर ओ है, एक्सेप्टर ए बी है। अब देखिए इसका, इस ब्लड ग्रुप की वंशागति किस प्रकार से होती है। ब्लड ग्रुप की वंशागति अर्थात ये हेरिडिटी कैरेक्टर है, माता पिता से संतान में जाता है, तो किस प्रकार से इसकी वंशागति होती है हम उसका अध्ययन करते हैं। तो ब्लड ग्रुप की वंशागति का अध्ययन बर्नस्टीन 1924 और 25, क्या नाम है, बर्नस्टीन 1924 to 25। बर्नस्टीन नामक वैज्ञानिक ने ब्लड ग्रुप की वंशागति के बारे में बताया, उन्होंने उसका अध्ययन किया 94 to 25 के अंदर। इन्होंने कहा कि मनुष्य में रक्त समूह एक आनुवांशिक लक्षण है और इस आनुवांशिक लक्षण के लिए विशेष जीन पाया जाता है। देखिए अलग अलग बुक्स में अलग अलग राइटर उस जीन को अलग अलग तरीके से डिनोट करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। यहाँ पर राजस्थान बोर्ड की बुक के अंदर जो जीन को बताया गया है, देखिए कई लोग इस जीन को आई भी लिखते हैं, आई या छोटा आई, ठीक है, और आपकी बुक के अंदर अल्फा दे रखा है, तो उस जीन को जो कि ब्लड ग्रुप का निर्धारण करती है उस जीन को अल्फा या आई जीन कहते हैं। इस अल्फा और आई जीन के विकल्प मिलते हैं किस प्रकार के, देखिए ए ब्लड ग्रुप के लिए अल्फा ए होता है और बी ब्लड ग्रुप के लिए अल्फा बी होता है, जबकि ओ ब्लड ग्रुप के लिए अल्फा ओ होता है, या अल्फा 0 लिख देते हैं, अल्फा ओ। इस प्रकार से अल्फा ए, अल्फा बी और अल्फा ओ, ये तीन इसके विकल्प हो गए, इसके अल्फा जीन के या रक्त समूह बनाने वाली जीन के। रक्त समूह बनाने वाले जीन के ये एलील है, इसके विकल्प है, युग्म विकल्प है, जो कि अल्फा ए, अल्फा बी और अल्फा ओ विकल्प पाए जाते हैं।
यानी कि ए ब्लड ग्रुप के लिए अल्फा ए होगा, बी के लिए अल्फा बी होगा और ओ के बी के लिए अल्फा बी और ओ के लिए अल्फा ओ जीन मौजूद होता है। अब इनकी वंशागति किस प्रकार से होती है हम एक एक देखते हैं। कई विकल्प बनेंगे, कई प्रकार के ब्लड ग्रुप बनेंगे इसके अंदर, देखिएगा। यहां पर अपन लिखते हैं माता और पिता, ठीक, संतति किस प्रकार का उसके अंदर ब्लड ग्रुप पाएगा। अगर माता ए है, ठीक है, और पिता भी ए है, तो क्या संभावना होगी उनके अंदर रक्त समूह बनने की। ए है तो इसके अंदर अल्फा ए भी मिलेगा और अल्फा ओ भी मिलेगा। हो सकता है अल्फा ए भी हो और अल्फा ए, दोनों ही जीन इसके अल्फा ए हो। एक बात और ध्यान दीजिएगा, जो अल्फा ए, अल्फा बी और अल्फा ओ, अल्फा ए और अल्फा बी ओ पर प्रभावी है, डोमिनेंट है। ये दोनों ही जीन प्रभावी है, ये रिसेसिव है, अप्रभावी, अपने आप को प्रकट नहीं कर पाता। जब दोनों ही अप्रभावी मिल जाते हैं तो माता पिता के दोनों के अप्रभावी लक्षण मिलेंगे तो ही अपने आप को प्रदर्शित कर पाता है मेंडल के नियम के अनुसार। तो उसमें ये अल्फा ए अल्फा बी प्रभावी है, डोमिनेंट है। तो देखिए यहां पर ये विकल्प बनेंगे माता के, सेम टू सेम विकल्प यही पिता के बनेंगे। इनसे जो ब्लड ग्रुप बनेगा वो बनेगा ओ या ए, अर्थात अगर माता और पिता दोनों ही ए और ए ब्लड ग्रुप है तो उनका ब्लड ग्रुप बनेगा ओ और ए। दूसरा, ए ब्लड ग्रुप हो और ओ हो, माता ए हो पिता ओ हो, तो ब्लड ग्रुप क्या बनेगा। इसके अंदर भी ब्लड ग्रुप बनने की संभावना ओ और ए ही आएगी, ठीक है। यहां पर बी ब्लड ग्रुप हो और इसका भी बी हो तो ब्लड ग्रुप बनेगा बी और ओ, बी और ओ दोनों की संभावना होगी। इसको उल्टा कर लीजिए, आप बी और ओ हो तो भी बी और ओ ब्लड ग्रुप का निर्माण ही होगा। अब देखिए ए और बी दोनों हो तो कौन कौन से ब्लड ग्रुप बनने की संभावना है। अब ए और बी में ए भी तो बनेगा, ये तो निश्चित है, ठीक है। यहां पर ए भी बन सकता है, यहां पर बी भी बन सकता है और बी के साथ में अगर अल्फा बी और ओ, और यहां पर भी अल्फा ए और अल्फा ओ भी होता है। अगर ओ का ओ से संलयन हो जाए तो ब्लड ग्रुप ओ भी बन सकता है। अर्थात अगर एक माता पिता का ब्लड ग्रुप, अगर माता ए और पिता बी है, उल्टा कर लीजिए बी और ए है, ए और बी है, तो रक्त समूह जो बनेंगे वो बनेंगे ए बी और ओ, चारों प्रकार रक्त समूह बनने की संभावना होती है। आगे देखिए, तो इस प्रकार से ये स्थिति। अब यहां पर है कि कुछ और भी ऐसे बहुत सारे आप बना सकते हो पता सीधा करके इसको, जैसे बी के साथ बनाया, बी को ओ के साथ बनाया, ए का उसके साथ बनाया। अब बात आती है ए और बी था, ये तो ए बी ब्लड ग्रुप था कि माता और पिता में ए और बी हो। अब ए बी और बी देखिए, यहां पर अब अगर माता ए बी हो और पिता बी हो तो कौन कौन से रक्त समूह बनेंगे। यहां पर रक्त समूह बनेंगे अगर ए बी और बी हो तो रक्त समूह बनेंगे ए बी और ए बी, ये बन सकते हैं। ए बी और बी होंगे तो ए बी और बी। यहां पर उल्टा कर लीजिए एक बार इसको, यहां सॉरी ए बी और ए, अगर ऐसा हो तो क्या होगा, तब भी यही बनेंगे तीनों ए बी और ए बी, ये ब्लड ग्रुप बन के आएगा। सॉरी, इस प्रकार से अगर ए बी माता है पिता बी है तो ए बी और ए बी बनेगा इस तरह से। अगर दोनों ही ए बी और ए बी हो तो देखिए, अगर दोनों ए बी, माता भी ए बी है और पिता भी ए बी है तो क्या संभावना होगी, तब भी ए बी और ए बी ही बनेगा। ए बी ब्लड ग्रुप ही बनते हैं, अर्थात ए बी ब्लड ग्रुप बनने की संभावना 3 जगहों पर होती है। ये वो संभावनाएं हैं। ओ ब्लड ग्रुप बनने की संभावना कई जगह पर है, ए ब्लड ग्रुप बनने की संभावना 2 जगह पर है, बी ब्लड ग्रुप बनने की संभावना भी 2 जगह पर है। तो इस प्रकार से ब्लड ग्रुप जो है किस प्रकार निर्धारण होते हैं आपको बताया। सबसे पहले आप ध्यान रखिए कि जो जीन है, अपन देखो एक बार जीन से लेकर चलते हैं। देखिए
ए ब्लड ग्रुप के लिए माता में अल्फा ए और अल्फा ओ हो सकता है, या फिर अल्फा ए हो सकता है, दोनों हो सकता है। पिता के अंदर अगर बी ब्लड ग्रुप है तो यहां पर अल्फा बी और अल्फा ओ हो सकता है, अल्फा बी दोनों हो सकते हैं। अब देखिए, अगर अल्फा ओ मिलेगा ब्लड ग्रुप ओ बन सकता है, ओ ब्लड ग्रुप बन सकता है। ए बी की बात हो गई, यहाँ पर ए और बी दोनों है, सारे ब्लड ग्रुप बनेंगे। तो यहाँ पर अगर अल्फा ए अल्फा बी का अटैचमेंट होता है तो ए बी बन सकता है, ठीक है। अल्फा ए अल्फा बी का ए बी बनेगा, अल्फा ए अल्फा बी का हो जाता है तो अल्फा ए अल्फा बी का होगा, तो यहाँ पर ए बी ब्लड ग्रुप बनेगा और ओ बनेगा। तो ए और बी अगर माता पिता है तो उनके अंदर ओ और ए बी ब्लड ग्रुप बन के आता है। एक ब्लड ग्रुप ना भाई, ए और बी ब्लड ग्रुप, ए बी, हाँ ए बी। तो ए बी के अंदर ओ ए बी बनेगा और बी बी बनेगा, ये सारे ब्लड ग्रुप इसके अंदर बन सकते हैं। देखो इस प्रकार से अगर ए के साथ में ये आ जाए अल्फा ए अल्फा ओ तो ए बन जाएगा, अल्फा ए अल्फा बी आए तो ए बी बन जाएगा, अल्फा ओ आएगा तो ओ बन जाएगा, और ए और बी दोनों आ जाए तो ए बी बन जाएगा। तो चारों ब्लड ग्रुप यहाँ पर निर्माण हो सकते हैं, ए और बी ब्लड। तो इस प्रकार से वंशागति का पता जो है अल्फा ए अल्फा बी और अल्फा ओ जीन के द्वारा लगाया जाता है। तो इस तरह से जो ब्लड ग्रुप की वंशागति होती है मानव में, वो इस तरह से होती है। इसके बाद में देखिए, एक आपको मैं छोटा सा ग्राफ आरेख बनाकर और बता देता हूं कि आरेख के द्वारा हम इसको कैसे समझें एक बार। तो देखिए, यहां पर अगर क्वेश्चन पूछ लेते हैं घुमाकर कि पिता का ब्लड ग्रुप ये है, माता का ये है, तो क्या संतानों के ब्लड ग्रुप की क्या संभावनाएं हो सकती हैं। तो देखिए, यहां हम लिख लेते हैं माता और यहां पर पिता। हमें दिया गया है क्वेश्चन कि माता बी ब्लड ग्रुप की है और पिता ओ ब्लड ग्रुप की है। यहां पर आपको इनके सबसे पहले जीनोटाइप ज्ञात करने होंगे। यहां पर माता के जीनोटाइप होंगे अल्फा बी और अल्फा ओ, या अल्फा बी हो सकता है। यहां पर जीनोटाइप होंगे वो दोनों ही स्थिति के अंदर यही होंगे, ठीक है, अल्फा ओ ही होगा। अब हम इन दोनों की आपस में पहले ध्यान दीजिए, ये हम बाद में करते हैं, पहले एक का करके देखते हैं, ठीक है। अब देखिए, पहले ये है, इसको हमने पहले इससे मिलाया, फिर इसका दूसरे से भी करवा दिया क्रॉस, इसका हमने क्रॉस इससे करवाया और इसका क्रॉस फिर इससे करवाया। यहां पर क्या बना, अल्फा बी अल्फा ओ, यहां पर अल्फा बी और अल्फा ओ, यहां पर अल्फा बी अल्फा ओ और अल्फा ओ दोनों, यहां पर भी अल्फा ओ और अल्फा ओ, ऐसी स्थिति के अंदर यहां ब्लड ग्रुप क्या बनेगा, ये बनेगा बी, ये भी बी बनेगा, ये ओ, अर्थात 50% संतानें बी ब्लड ग्रुप की हो सकती हैं और 50% संतानें ओ ब्लड ग्रुप की हो सकती हैं। ओ की 50% संतानें होने की संभावना बनेगी इस प्रकार से। अब देखिए, दूसरा एक ऑप्शन और आ सकता है इसके अंदर, अभी जो आपको बताया, अगर यहां पर क्या हो, दोनों में ही अगर ये वाला जीन अगर अंडाणु जो है माता का वो ओम हो, जिसके अंदर ये वाला जोड़ा हो, तो उसके अंदर किस प्रकार संभावना बनती है वो देखिए एक बार। अगर ये जीन मादा के अंदर उपस्थित हो तो वहां पर किस प्रकार से है, यहाँ पर अपने को अल्फा बी ओ ही रहेगा और ये थोड़ी ओ रहेगा, यहाँ पर ये बी आ जाएगा, यहाँ पर भी बी आ जाएगा, सॉरी ये ओ ही रहेगा और यहाँ पर भी ये बी आ जाएगा। तो यहाँ पर जो है अगर इस प्रकार की संभावना होगी तो सिर्फ ब्लड ग्रुप क्या बनेगा, बी ही बनेगा, बस सिर्फ ओनली बी ब्लड ग्रुप ही बन के आए, क्योंकि बी प्रभावी है, सभी में ओ साथ में आ रहा है, लेकिन ओ रिसेसिव है, अप्रभावी है, अपने आप प्रकट नहीं कर पाएगा, जब तक वो युग्म में ना हो तब तक प्रकट नहीं होगा। इस हिसाब से यहाँ पर ब्लड ग्रुप क्या आएगा, बी आएगा। इस प्रकार के सवाल जो है एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। ये था अपना। तो आइए अब हम दूसरा टॉपिक आरएच तंत्र के बारे में पढ़ते हैं। आरएच तंत्र, जो कि ये भी आरबीसी की सतह पर पाया जाने वाला एक एंटीजन है आरएच तंत्र के बारे में। तो आरएच तंत्र देखिए, जिस प्रकार से
रक्त समूह को एबीओ तंत्र कहते हैं, उसकी भी एंटीजन आरबीसी की सरफेस पर पाई जाती है। उसी प्रकार से आरएच तंत्र की एंटीजन भी आरबीसी की सरफेस पर पाई जाती है। आरएच कारक की खोज सबसे पहले लैंड स्टीनर व वीनर ने 1940 में रीसस बंदर में की। रीसस नामक बंदर के अंदर लैंड स्टीनर और वीनर ने 1940 लैंड स्टीनर ने ही ब्लड ग्रुप का एबीओ सिस्टम दिया, एबीओ की जानकारी दी 1900 में। उसके 40 वर्ष बाद लैंड स्टीनर और वीनर ने 1940 में रीसस बंदर में आरएच तंत्र की खोज की। आरएच तंत्र भी रक्ताणु सतह पर एंटीजन की उपस्थिति या अनुपस्थिति पर निर्भर करता है। एंटीजन आरएच एंटीजन कहा जाता है। आरएच एंटीजन की उपस्थिति और एंटीजन अनुपस्थिति पर यानी प्रेजेंट और एब्सेंट पर निर्भर करता है। जिन व्यक्तियों में आरएच एंटीजन पाया जाता है, प्रेजेंट होता है, उन व्यक्तियों को आरएच पॉजिटिव कहा जाता है, और जिन व्यक्तियों में आरएच एंटीजन नहीं पाया जाता है उनको आरएच नेगेटिव कहा जाता है। भारत में लगभग 93% लोग आरएच पॉजिटिव होते हैं, जबकि लगभग 7% लोग आरएच नेगेटिव पाए जाते हैं, अर्थात अधिकांश व्यक्ति आरएच पॉजिटिव होते हैं। आरएच की एंटीजन अधिकांश व्यक्तियों के ब्लड की आरबीसी अणुओं पर, आरबीसी कणिकाओं पर पाई जाती है। आरएच एंटीजन के विरुद्ध जिस प्रकार से देखिए हमने ब्लड ग्रुप पढ़ा था, तो हमने ब्लड ग्रुप के अंदर क्या देखा था कि ये एक ब्लड वेसल्स है, रुधिर वाहिका है। रुधिर वाहिका जिसके अंदर रुधिर प्रवाहित होता है, रुधिर बहता है, रुधिर वाहिका है, ब्लड वेसल्स है। इस रुधिर वाहिका के अंदर रुधिर होता है और रुधिर का तरल और जो कणिका ग्रेन्यूल्स है वो भाग होता है। लिक्विड पार्ट और ग्रेन्यूल्स भाग जो है वो दोनों ही होते हैं। लिक्विड पार्ट को क्या कहते हैं? प्लाज्मा कहते हैं। प्लाज्मा कहा जाता है। और जो कणिकाएं होती है, ठोस कणिकाएं कौन सी? डब्ल्यूबीसी, आरबीसी, प्लेटलेट्स, वो इस प्लाज्मा के अंदर डूबी हुई होती है, तरल के अंदर डूबी हुई रहती है। तो आरएच जो कारक है उसके विरुद्ध, आरएच कारक के विरुद्ध, आरएच कारक जो है, आरएच की जो एंटीजन है वो आरबीसी कणिकाओं की सतह पर ही मिलती है, इन आरबीसी कणिकाओं की सतह पर ही पाई जाती है। लेकिन जिस प्रकार से हमने ब्लड ग्रुप में बताया था कि अगर ब्लड ग्रुप की एंटीजन आरबीसी कणिकाओं पे मिल रही है तो उनकी एंटीबॉडी प्लाज्मा में मिलेगी, उनकी एंटीबॉडी प्लाज्मा में मिलेगी। लेकिन आरएच एंटीजन जो है वो आरबीसी कणिकाओं पर पाया जाता है, एंटीजन प्रतिजन आरबीसी कणिकाओं पर पाया जाता है, लेकिन इनके विरुद्ध एंटीबॉडी प्लाज्मा में नहीं पाई जाती। अपने आप स्वतः ही अपने आप पहले से एंटीबॉडी प्लाज्मा के अंदर नहीं पाई जाती। ये तभी बनती है जब आरएच नेगेटिव रक्त बार बार आरएच पॉजिटिव रक्त के संपर्क में आता है। यदि किसी व्यक्ति को, अब ध्यान दीजिएगा आप एक बार से, कि आरएच की एंटीजन आरबीसी सरफेस पर पाई जाती है, आरबीसी कणिकाओं की सरफेस पर पाई जाती है, लेकिन उनके विरुद्ध एंटीबॉडी प्लाज्मा के अंदर नहीं पाई जाती। अगर किसी व्यक्ति को बार बार आरएच पॉजिटिव रक्त दिया जाता है, अगर किसी व्यक्ति को, यानी कि अगर कोई व्यक्ति है जो कि आरएच नेगेटिव है, आरएच नेगेटिव, इस आरएच नेगेटिव व्यक्ति को आरएच पॉजिटिव रक्त बार बार दिया जाता है, तो इस आरएच नेगेटिव व्यक्ति में, इस आरएच पॉजिटिव से इसमें एंटी आरएच नेगेटिव एंटीबॉडी बनेगी। कौन सी? एंटी आरएच नेगेटिव एंटीबॉडी या एग्लूटिनिन एंटीबॉडी बनेगी। आरएच नेगेटिव व्यक्ति को बारंबार आरएच पॉजिटिव रक्त दिया जाता है, तो इस आरएच पॉजिटिव के कारण से उसके शरीर में एंटी आरएच नेगेटिव एंटीबॉडी बनेगी, अर्थात आरएच नेगेटिव को, ब्लड को ही नष्ट करने वाली एंटीबॉडी तैयार हो जाएंगी। ऐसे के अंदर उस व्यक्ति का जो रक्त है वो क्लॉट हो सकता है और उसकी मृत्यु हो सकती है। तो आरएच पॉजिटिव रक्त के कारण, बारंबार आरएच पॉजिटिव रक्त दिए जाने के कारण से व्यक्ति के अंदर आरएच नेगेटिव व्यक्ति में एंटी आरएच नेगेटिव एंटीबॉडी बनती है। अब यहां पर देखना, एंटीजन भी आरएच नेगेटिव है
और एंटीबॉडी भी RH नेगेटिव है, लेकिन एंटी RH नेगेटिव है। दोनों ही एक ही जाति की है, अतः दोनों एंटीजन और एंटीबॉडी, प्रतिजन और प्रतिरक्षी दोनों एक ही जाति के होने के कारण से इस क्रिया को आइसो इम्यूनाइजेशन कहा जाता है। आइसो इम्यूनाइजेशन कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, बनने वाली RH नेगेटिव व्यक्ति के अंदर बनने वाली एंटीबॉडी एंटी RH नेगेटिव एंटीबॉडी होती है। RH नेगेटिव व्यक्ति एंटी RH नेगेटिव एंटीबॉडी होती है। दोनों एक ही जाति के होने के कारण से इसे आइसो इम्यूनाइजेशन कहा जाता है, दोनों एक जाति की होने के कारण। अब देखिए एक कंडीशन और है दूसरा, कि एक व्यक्ति के अंदर अगर बारंबार RH पॉजिटिव रख दिया जाता है तो उसके अंदर एंटी RH नेगेटिव उत्पन्न हो जाता है। लेकिन यहीं पर अगर एक माता, देखिए ध्यान दीजिएगा, एक माता है यहां पर, ये मदर है, ये मदर RH नेगेटिव है, ये मदर RH नेगेटिव है। इस मदर के गर्भ में एक शिशु पल रहा है, ये हमने गर्भ दिखा दिया, एक शिशु पल रहा है इसके गर्भ में, और वो शिशु RH पॉजिटिव है। ये RH पॉजिटिव इस शिशु को कहां से प्राप्त हुआ? इसके पिता से प्राप्त हुआ। RH पॉजिटिव कारक इस शिशु को इसके पिता से प्राप्त होता है, और ये माता के गर्भ में ये पॉजिटिव शिशु पलता है। जब इस प्रसव क्रिया के समय, इस शिशु की प्रसव क्रिया के समय इस शिशु का रक्त से RH पॉजिटिव रक्त निकल करके माता के रक्त में मिक्स हो जाता है। प्रसव क्रिया के समय, प्रथम प्रसव क्रिया के समय RH पॉजिटिव रक्त निकल करके माता के रक्त RH नेगेटिव में मिक्स हो जाता है। पहली बार ये जो इससे RH पॉजिटिव रक्त के कारण से माता के शरीर के अंदर भी एंटी RH एंटीबॉडी निर्माण हो जाता है। एंटी RH एंटीबॉडी निर्माण हो जाता है, अर्थात वो एंटीबॉडी जो RH को नष्ट करती हो, वो एंटीबॉडी बन जाती है। पहली बार जब शिशु प्रसव क्रिया होती है उससे बनने वाली एंटीबॉडी इतनी ज्यादा मात्रा में नहीं होती कि वो उस शिशु को हानि पहुंचाए। RH पॉजिटिव व्यक्ति को या शिशु को हानि पहुंचाए इतनी ज्यादा नहीं होती, ना ही माता को हानि पहुंचा पाती है पहली बार के अंदर। लेकिन अगर यही माता दूसरी बार भी गर्भ धारण करती है, और वो शिशु भी RH पॉजिटिव होता है, तो इस समय इस माता के शरीर से इस माता के प्रथम गर्भ के कारण से बनी हुई जो एंटी RH एंटीबॉडी है, दूसरी बार जब गर्भ धारण करती है तो उस समय गर्भ धारण के समय दूसरी बार जब गर्भ धारण करती है तो पहली प्रसव क्रिया के दौरान बनी हुई एंटी RH एंटीबॉडी माता के रक्त से गर्भस्थ शिशु में पहुंच जाती है, अपरा या प्लेसेंटा के द्वारा शिशु में ट्रांसफर हो जाती है। प्लेसेंटा या नाल या अपरा के द्वारा शिशु के शरीर में ट्रांसफर हो जाती है, स्थानांतरित हो जाती है। इस कारण से शिशु के रक्त में एंटी RH एंटीबॉडी जो मिक्स होने के कारण से इस शिशु की गर्भ में ही मृत्यु हो जाती है, अर्थात जन्म से पहले ही इसकी मृत्यु हो सकती है। इस प्रकार के शिशु को एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस कहा जाता है। एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस कहते हैं, या रक्ताणु कोरकता भ्रूण कहा जाता है। रक्ताणु कोरक भ्रूणता या रक्ताणु कोरकता भ्रूण कहा जाता है, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस कहते हैं। ध्यान दीजिएगा फिर से, जब कोई RH नेगेटिव माता RH पॉजिटिव युक्त शिशु RH पॉजिटिव युक्त शिशु से गर्भ धारण करती है, RH पॉजिटिव शिशु उसके पिता से उसको RH पॉजिटिव मिलता है, तो प्रथम प्रसव क्रिया के समय या प्रथम शिशु के कारण से RH पॉजिटिव रक्त जो है माता के रक्त में मिल जाता है, जिससे माता के रक्त में एंटी RH एंटीबॉडी बन जाती है। पहली बार बनी हुई ये एंटीबॉडी इतनी ज्यादा नहीं होती कि प्रथम शिशु को हानि पहुंचाए, लेकिन दूसरी बार अगर ये माता फिर से गर्भ धारण करती है और वो शिशु RH पॉजिटिव होता है, तो वो एंटी RH एंटीबॉडी माता के रक्त से अपरा या गर्भस्थ शिशु के अंदर अपरा या नाल या प्लेसेंटा के द्वारा उस शिशु के शरीर में पहुंच जाता है, जिससे शिशु का ब्लड जो है क्लॉट हो जाता है और शिशु की मृत्यु हो सकती है। इस प्रकार के भ्रूण को एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस कहा जाता है, रक्ताणु कोरकता भ्रूणता कहते हैं। इस प्रकार के शिशु अगर जन्म लेते भी हैं तो बहुत कमजोर होते हैं, और वो जन्म से पूर्व प्रसव क्रिया से पूर्व ही, यानी कि जन्म का समय होने से पूर्व ही उनका जन्म हो जाता है और वो कमजोर होते हैं। उनके अंदर रक्ताल्पता पाई जाती है, खून की कमी पाई जाती है।
इथ्रोब्लास्टोसिस भ्रूण कहते हैं। और अगर वो भ्रूण डेवलप हो जाता है, माता के गर्भ में उसकी मृत्यु नहीं होती है, जन्म ले लेता है, तो उस शिशु को, जन्म लिए हुए शिशु को रीसस शिशु कहा जाता है, रीसस शिशु कहते हैं। इथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस, जिस शिशु के अंदर एंटी आरएच एंटीबॉडी चली गई है, कमजोर है, वो जन्म से पूर्व उसका जन्म हो जाता है, समय से पूर्व जन्म हो जाता है, उस शिशु को रीसस शिशु कहेंगे और उस भ्रूण को इथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस कहेंगे। ये रीसस शिशु बहुत कमजोर होता है, इसका जन्म भी समय से पूर्व हो जाता है, रक्ताल्पता, एनीमिया, खून की कमी पाई जाती है। शिशु के संपूर्ण रक्त को जन्म के बाद में शिशु के संपूर्ण रक्त को प्रतिस्थापित करके इसे बचाया जा सकता है, पूरे रक्त को बदल करके बचाया जा सकता है। साथ ही साथ प्रथम जब भी प्रसव क्रिया होती है, किसी भी गर्भस्थ स्त्री की प्रसव क्रिया होती है, उस समय उसकी प्रसव क्रिया के 72 घंटे पहले, 72 घंटे के भीतर उसे आरएच माता को एंटी आरएच का इंट्रावेन्स इंजेक्शन दिया जाना चाहिए। प्रसव क्रिया के 72 घंटे के दौरान आरएच माता को एंटी आरएच का इंट्रावेन्स इंजेक्शन दिया जाना चाहिए। इंट्रावेन्स इंजेक्शन क्या होता है कि ये जो इंजेक्शन होते हैं सीधे ही वेन्स में लगाए जाते हैं, नस में लगाए जाते हैं, जो शिराएं होती हैं उनमें लगाया जाता है। तो इंट्रावेन्स इंजेक्शन जो है वो दिए जा सकते हैं। इससे भी दूसरे शिशु की मृत्यु होने से या उसे रीसस शिशु या इथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस होने से बचाया जा सकता है। साथ साथ माता की इसमें सुरक्षा होती है। तो ये था आरएच कारक। आरएच कारक के बारे में दो चीजें ध्यान रखने की है। एक तो आरएच कारक की खोज लैंडस्टीनर वीनर ने 1940 में की, रीसस बंदर के अंदर की। जिन व्यक्तियों में आरएच कारक की जो एंटीजन है वो रक्ताणु कोशिकाओं पर ही पाई जाती है, आरबीसी कणिकाओं में पाई जाती है, लेकिन उनके विरुद्ध कोई भी एंटीबॉडी पहले से प्लाज्मा में नहीं पाई जाती है। जिन व्यक्तियों में आरएच कारक होता है उनको आरएच पॉजिटिव, जिनमें नहीं होता उनको आरएच नेगेटिव कहा जाता है। आरएच नेगेटिव व्यक्तियों को यदि बार बार पॉजिटिव रक्त दिया जाए, आरएच पॉजिटिव रक्त दिया जाए, तो इस कारण से उस व्यक्ति के अंदर एंटी आरएच नेगेटिव एंटीबॉडी या एग्लूटिनिन का निर्माण हो जाता है। इस प्रक्रिया को आइसो इम्यूनाइजेशन कहते हैं, क्योंकि एंटीजन और एंटीबॉडी दोनों एक ही जाति की होती हैं। इस प्रकार से इसे आइसो इम्यूनाइजेशन कहते हैं। माता के संदर्भ में देखा जाए तो अगर माता आरएच नेगेटिव है और आरएच पॉजिटिव शिशु युक्त गर्भ धारण करती है, तो ऐसे के अंदर आरएच पॉजिटिव शिशु की प्रसव क्रिया के समय आरएच पॉजिटिव रक्त माता के शरीर में मिक्स हो जाता है, जिससे माता के शरीर में एंटी आरएच एंटीबॉडी बन जाती है। यदि वो माता दूसरी बार गर्भ धारण करती है तो ये एंटी आरएच एंटीबॉडी निकल करके अपरा के द्वारा, प्लेसेंटा के द्वारा शिशु के अंदर जाकर के और शिशु के अंदर जाकर के उसके अंदर खून की कमी लाती है। इस प्रकार के शिशु को रक्ताणु को रक्ता भ्रूण या फिर इथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस कहते हैं। इसकी गर्भ के अंदर मृत्यु हो सकती है। अगर ये जन्म ले लेता है तो ऐसे शिशु को रीसस शिशु कहा जाता है। यह शिशु जन्म से समय से पूर्व जन्म ले लेता है, उसमें खून की कमी पाई जाती है। ऐसे शिशु को इसके संपूर्ण रक्त को जन्म के बाद प्रतिस्थापित करके बचाया जा सकता है और माता को 72 घंटे के अंदर, प्रसव क्रिया के 72 घंटे के अंदर एंटी आरएच एंटीबॉडी इंट्रावेन्स इंजेक्शन देकर के भी बचाया जा सकता है। ये था आरएच कारक और आरएच तंत्र। आरएच तंत्र को ही आरएच कारक कहा जाता है। धन्यवाद। अगली क्लास के अंदर अपन पढ़ेंगे ब्लड क्लॉट कैसे होता है, रुधिर का थक्का कैसे बनता है। जब हमारी चोट लग जाती है तो रुधिर का थक्का या ब्लड क्लॉटिंग कैसे होता है, ये बहुत अच्छी प्रोसीजर है। ये भी एक इसके बारे में अगली क्लास में अध्ययन करेंगे।